इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। भाई जी, मैं जसवीर सिंह सोलन जी को पिछले 8-10 सालों से जानता हूँ और ये इनका व्यक्तित्व समाज के प्रति, जनता के प्रति पूरे मनोभाव से समर्पित है। जनता के लिए, जनता की आवाज़ उठाने वालों में से हैं। जनता को आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, जनता के हर मुद्दे पर आधी रात भी उनके कामों के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे यहाँ से जनता के जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसा नेता मिलना अहंकार नहीं है। जनता 12 बजे रात की आती है तो भी आवाज़ सुनते हैं। हर काम के लिए 24 घंटे जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अहंकार की भावना अगर लोगों में बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। आज समाज को, देश को हमारे ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो जनता की सेवा तन मन धन से करे। कोई आपको कोई घटना याद हो, आप 2 शब्दों में बताना चाहें तो स्वागत है। हाँ, मुझे एक घटना याद है कि पहले एक समस्या थी, किसी परिवार में किसी की डेथ हुई थी और वो लोग बड़े परेशान थे। तो वो जसवीर सिंह जी के पास बोले, मैंने कहा कोई नहीं सुन रहा था उनकी, ना तो सरकारी अधिकारी। तो जसवीर सिंह जी के पास उनका आई रात को और भाई लोगों ने उनकी 12 बजे भी मदद करी। बोला पैसे से, तेले से जो ज़रूरत है मैं कर रहा हूँ और कभी भी आधी रात मेरे पास आओ। उसके परिवार की आर्थिक मदद भी करी, बच्चों के लिए भी मदद करी और उस परिवार को पूरी सहानुभूति इन्होंने दी। जसवीर सोलंकी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। समय समय पर उन्होंने कोरोना टाइम पे बहुत मदद करी है। जैसे मैंने उनसे राशन के लिए बोला था, उस टाइम मैं मंडल अध्यक्ष था, तो मैंने राशन के लिए इनसे बोला था मुझे सूखा राशन चाहिए और बना बनाया खाना भी चाहिए। तो उन्होंने बना बनाया पैकेट में खाना, कम से कम 500 पैकेट सुबह आते थे और 500 ही शाम को आते थे। और राशन, सूखा राशन भी इन्होंने वितरित कराया। उसके बावजूद फिर हर घर में, जो कुछ हमने घर चिन्हित कर लिए थे, किनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको सुबह सुबह 1 किलो दूध की थैली दे के आते थे। वो भी इनके माध्यम से ही होती थी। हम तो ये कहेंगे जसवीर जी जैसे इंसान और जसवीर जी समाज में रहने चाहिए, क्योंकि कभी भी बीमारी ऐसी, कोरोना जैसी कभी भी पलट के आ सकती है या कोई और बीमारी आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत और काम होते हैं। मैंने अभी इनके थ्रू माध्यम से, इनका शांति गार्डन एक विवाह स्थल है, तो कुछ कन्याओं को भैया जो अपना मतलब शादी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने उस गार्डन में गार्डन भी फ्री दिया, प्लस उनके साथ खाना और उनका जो दहेज होता है, छोटा मोटा दहेज का जो सामान होता है, वो भी अपनी तरफ से करके दिया। अमन जी, कोई आशा और उम्मीद के साथ जिसको कोई सहारा हो तो वो आदमी आपके पास सहायता लेने के लिए आता है। तो हमारे तो देहात में कहावत है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो तो वो इस प्रकार के काम, सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। और मुझे तो इतने बढ़िया अपने परिवार में जन्म मिला है कि मैं इस चीज़ के लिए सामर्थ्यवान हूँ। मैं किसी गरीब को और अमीर के हिसाब से काम नहीं करता। मेरा पहला धर्म है सेवा करना। मेरे पिताजी ने मुझे एक बार एक बात कही कि भाई ये 10 किलोमीटर से दूर से तेरे पास किसी काम और उम्मीद के साथ आता है, भले ही वो अधिकारी आपको नहीं जानता, उसको फ़ोन मिलाओ और फ़ोन मिलाकर उससे काम करवाओ, क्योंकि वो आपके पास उम्मीद और आशा के साथ आया है। और मैं कभी भी फ़ोन मिलाता हूँ ना जी किसी अधिकारी को, तो स्पीकर ऑन रख के करता हूँ। तो ये मेरा अपना कार्य करने का वो है स्वभाव। और क्या है भाई, खाना या कुछ भी, आप भी मेरे साथ 2 साल पहले नमो नमो मोर्चा के प्रोग्राम में गए थे, क्योंकि आप हमारे वहाँ प्रवक्ता भी थे। आपने देखा मेरी किस प्रकार से वहाँ के होटल वालों ने कभी कोई मेरे से चार्ज नहीं लेते और ठीक उसी प्रकार वो मेरी सेवा करते हैं। तो हो सकता है भगवान की ही देन हो ये, और आपके पास सामर्थ्य है। अगर आपके पास झूपड़ी होगी तो कौन उम्मीद करके आपके पास आएगा। और बड़प्पन इसी में है। मैं तो कई बार कमरा अगर नीचे नहीं है खाली तो अपने बेड पे सिला लेता हूँ। भाई अकेला मैं सो रहा हूँ तो वो भी लौट जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मेरे नेचर में ये है और हमारे पिताजी ने ये कहा था। और एक बार क्या हुआ, हमारे छोटे भाई मेरी गाड़ी में फिल्म लगवा के ले आए। हमारे पिताजी ने कहा कि भाई फिल्म किस लिए लगवा के लेके आए हो, आप कोई स्मगलिंग करते हो, आप कोई चोरी करते हो, आप कोई गलत काम करते हो, आप इस फिल्म को हटाओ तो पता लगे आप राजनीति करते हो कि फलां नेता यहाँ से होकर के गुजर रहा है।
तो मैंने उस दिन से ये कसम खाई थी। अपनी जब राजनीति करते हैं तो सेवा के उद्देश्य से आए हैं राजनीति में। और सामाजिक कार्य जैसे भ्रूण हत्या पे हम ही यूपी के अंदर गए, सौर खाप जातीय पंचायत थी, सौर जातीय पंचायत थी। मैंने वहाँ का अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय जोड़ा अपनी लाइफ में। वहाँ पूरे गांव में कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति था, कोई कितने छोटे से छोटा हमारे समाज का व्यक्ति था, सब हमें लोगों को पकड़ पकड़ करके भोजन करा के उसके बाद उस पंचायत में जाने दे रहा था। और वो भ्रूण हत्या पर था 2 दिन का अधिवेशन। तो वहाँ जाके कई सोशल सामाजिक कार्यों में जाते हैं, वहाँ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी दिन से भी मैंने ये कर लिया था, पहले हम हिंदू हैं, पहले हम सामाजिक उसमें आए हैं, परिवेश में राजनीति करने आए हैं, तो यहाँ पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं, यहाँ सोशल सेवा करके, जैसे पहले के समय लोग सामाजिक सेवा करके राजनीति में आगे बढ़ते थे। मेरा तो उद्देश्य एकमात्र एक है कि मैं राजनीति करूं तो ऐसी करूं कि किसी के हाथ आगे ना फैला करके सिर्फ देने की चेष्टा रहे और अपने काम धंधे को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मेरी ऐसी सोच है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला लिया, उसी समय क्योंकि राजनीतिक परिवार से मैं था, मेरे पिताजी 83 और 67 में जनसंघ से चुनाव लड़े हैं महानगर पार्षद। उसके बाद मेरे पिताजी 83 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला महानगर पार्षद का, उन्होंने जनता पार्टी के, जब जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हुए 83 में, तब मेरे पिताजी ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और उस चुनाव की पूरी कमान मेरे पास थी। क्यों कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में सक्रिय था, तो मैंने शायद ही पिताजी को कोई जाने दिया और सारे अपने सर्कल की वजह से उसी दिन से मेरा और भी ज़्यादा अटूट विश्वास मेहनत और समाज में काम करने के लिए हुआ। और मेरा उद्देश्य है कि कोई अगर मेरे को राजनीति में, मैं राजनीति करता हूँ मटियाला विधानसभा में, आज मुझे मालूम पड़ जाए किसी लड़की की शादी है, गरीब किसी बेटी की शादी है, मेरे पास मेरे गांव के बाई कास्ट वो नाई है, उन्होंने अपनी जो पोतियों की शादी के लिए मुझसे प्रस्तावना रखी, तो मैंने उससे नमक भी नहीं खरीदने दिया। आप वो होंगे, सरप्राइज करेंगे, मेरा सबसे छोटा ब्रदर मेरे से बोला आप उनकी दोनों बच्चियों की शादी कर रहे हो तो मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात भाई, अगर आपने मुझे देख के मेरा भाई ये कर रहा है, मेरे छोटे भाई ने तमाम सारा काम देखा और उसमें लाखों रुपए का सहयोग किया। आप जैसे लोग, द्वारका से लोग, मैंने ऐसे से लोगों को बुलाया, करीबन 200-250 सूट उस लड़की को दे करके दोनों को विदा किया था मैंने, और अपने फार्म हाउस में उनकी शादी की। उनके दादा से मैंने नमक भी नहीं खरीदने दिया था। तो ये एक मेरा जुनून है, सेवा का जुनून है, सेवा करता हूं और करता रहूंगा। देखिए, मैं तो सज्जन कुमार जी के साथ, क्योंकि मैं पहले संजय गांधी जी का फैन था। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति करते थे तो भाई संजय गांधी जी हमारे यूनिवर्सिटी के चुनाव में पार्टिसिपेशन करते थे। हमने स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई और फिर कांग्रेस NSY के लिए काम किया। उसके बाद हमने अपना ABVP जनता दल, जनता विद्यार्थी मोर्चा, क्योंकि उस वक्त आशीष सूद जो आज जम्मू के प्रभारी हैं और दूसरे हमारे सतीश उपाध्याय जी, बलराम यादव जी और हमारे RPN सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के वो भी प्रभारी रहे हैं, उनका दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव था। पिंकी जी क्या उससे पहले था। तो हमारा, मैं 9-10 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, भले ही मेरी ग्रेजुएशन बीच में ड्रॉप आउट की छूट गई थी, लेकिन मैंने हर चुनाव में, अखाड़े में भी रहा हूँ। मैं 2 बार नेशनल स्पोर्ट्स रेसलिंग की है, मास्टर चंदगी राम के अखाड़े में रहा हूँ। लेकिन जिस भी फील्ड में रहा हूँ
मैं नंबर 1 बन के रहने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही राजनीति में जे क्लस्टर मेरे यहाँ 2-3 हैं, उनके अंदर पानी की वजह से कई लोग मर गए थे, बच्चे मर गए थे सांप की वजह से, लेकिन मैंने उनको दवाई, खाना, जब तक वो रीसेटलमेंट होकर के यहाँ आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, टेंट भी लगाने की व्यवस्था नहीं थी। मुझे बड़ा स्वाद आता है उनके बीच में काम करने से। और मेरे यहाँ फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मटियाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। करीबन 20,000 के करीब हमारे यहाँ वर्कर काम करता है। 700-800 महिलाओं को मैंने रोजगार दिलाया हुआ है। वो घर बैठे हुए अपने 1,000-1,500 रुपये कमाती हैं, टेलीविज़न देखते रहे और पैसा कमाते रहते हैं। तो ये मेरा सब, और मैं कभी भी दूर से हाथ नहीं मिलाता, मैं बिल्कुल उसके साथ जाके उसकी कोड़ी भर के उसके साथ खड़ा होने का प्रयास करता हूँ, जिससे उसको मालूम हो कि अपनापन क्या होता है। सज्जन कुमार जी ने मुझे कहा, जसवीर जी आप चुनाव देखोगे? मैंने एडी और चोटी का जोर लगा के और डोर टू डोर, आज दूसरा ज़माना है। आज भी कमलजीत सहरावत जी के चुनाव में मैंने पहले सारे गाँव में डोर टू डोर करना शुरू कराया। पहली बार लोकसभा में डोर टू डोर की प्रथा अगर कहीं पड़ी तो पश्चिमी दिल्ली कमलजीत सहरावत के चुनाव से पड़ी है। और उसमें ये नहीं कि 4 लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। मैं 9 किलोमीटर सुबह, 9 किलोमीटर शाम को, और बीच में मैं कॉर्नर मीटिंग करता था 10-10, 20-20 लोगों के पास। मैं सबसे पहले क्षेत्र में जाके लिस्ट बनाता हूँ कि भाई फलां आदमी नाराज़ है, उसको क्यों ही नहीं पूछ रहा है, उसको ये नहीं पूछ रहे हैं। उनके घर जाके चाय पीता था, पूरा मान सम्मान आदर देते थे वो लोग, और उन्हीं को साथ लेकर के उस गली में जाकर के प्रचार करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं उस सीट को 1 महीने में 16,092 वोट से जीत के आया। और वहाँ से जो मेयर थी कमलजीत सहरावत के बाद जो बनी थी सुनीता कांगड़ा जी, वो 7,000 कुछ वोट से उस वार्ड से आ रही। उस वार्ड को भी मैं 1492 वोट से जीता। एक वार्ड था जिसमें 145 वोट से हम लोग जीते थे, उसको भी 7,500 के करीब जीते। दूसरा वार्ड, 3 वार्ड थे उसमें, एमएलए में मादीपुर में, उसमें तीसरा वार्ड था, उसमें 1200 कुछ वोट से हम जीते थे, वो भी हम 7,000 क्रॉस करके जीत के आए। तो मुझे अपनी मेहनत पे, बहुत सारे लोग शर्त लगा रहे थे कि मादीपुर तो हो ही नहीं सकता, आप 30,000 से हारोगे 35 से। तो मैंने कहा भाई आ जाओ, 40-40, 50-50 लाख की शर्त लगा लेते हैं, क्योंकि अपने पास वाइट मनी का जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अमन जी, मेरे पिताजी जब 1967 में जनसंघ से लड़े, उसके 10 साल बाद साहेब सिंह वर्मा जी को 77 में त्रिनगर से हमारे फादर ने जनता पार्टी से टिकट दिलाया। और उस वक्त साहेब सिंह वर्मा जी मेरे घर आए, बाद में जब दिल्ली का चुनाव था, उन्होंने कहा जसवीर जी आप, कॉरपोरेशन का चुनाव था, वो आए और मेरे पिताजी से बात की। नीचे हम फार्म हाउस में, मेरे फादर ने दूसरे घर में मैं रहता था, तो बुलाया। तो मैंने कहा जी मैं ठीक है, आपके कैंडिडेट को समर्थन दे दूंगा, लेकिन ये तो कह रहा था कि जसवीर जी के तो कोई है ही नहीं। बोला नहीं आपको आना होगा। तो मैंने हर्षवर्धन जी के साथ, साहेब सिंह वर्मा जी केंद्रीय मंत्री थे, हर्षवर्धन जी मिनिस्टर प्रदेश अध्यक्ष थे, और शत्रुघ्न सिन्हा भी स्वास्थ्य मंत्री थे। वो आए तो उन्होंने भी, आप ताज्जुब मानेंगे, उन्होंने कहा कि भी 12:30 बजे हमारे को कहा कि आप आ जाओ और वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी। 4 बजे करीबन 10 से 15,000 लोगों को आ जाऊँ, विदाउट एनी टेम्पू, किसी भी सवारी की व्यवस्था ना करके पैदल मैं वहाँ काफिले को लेकर पहुँचा। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने मंच से कहा था, इस खामोश इस सभा में दम है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था कि हमारी मेहनत रंग लाई, और मैंने एक भी बूथ पर राजेश गहलोत जी को हारने नहीं दिया था, जबकि मेरे गांव का प्रत्याशी था, वो निगम पार्षद रह चुका था। उसने अमरजीत जी को, राजेश गहलोत जी को हराया था डिप्टी मेयर रहते हुए, क्योंकि जब मैंने उसका साथ दिया था। 2002 में मैं कांग्रेस में सेवा दल में वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ के, मेरे पिताजी ने कहा यहाँ आ जाइए। तो साहेब सिंह वर्मा जी ने मेरे फादर के साथ बैठ के एक
कि भाई दिल्ली में कॉरपोरेटर्स को चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, और चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो जसबीर जी आपको दिल्ली का विधानसभा का चुनाव पाड़म विधानसभा से दे दिया जाएगा। उस टाइम मटियाला बन चुकी थी, सॉरी, तो मटियाला से आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरे यहाँ वर्मा जी के लड़के ने, वर्मा जी की 3 महीने बाद, मेरी ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद उनकी डेथ होगी। ये मेरा दुर्भाग्य कहिए कि भाई मेरे से जो वादा करने वाला था वो ही नहीं रहा। तो उनके बेटे को राजेश गहलोत ने मिसगाइडेड करके कि जसबीर जी को टिकट मत दिलाना, नहीं तो ये चुनाव जीत जाएगा और जीतने के बाद ये लोकसभा मांगेगा। इस प्रकार की छोटी भावना से उसको डरा दिया। परवेश को राजनीति में आए हुए 2-4 महीने हुए थे, और फिर उन्होंने मेरा टिकट काटा। मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ कृष्ण गहलोत का टिकट कर दिया। मैंने 20-22 बसें भर के, हमारे जो मल्होत्रा जी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए थे भाजपा की तरफ से, उनकी कोठी का घेराव किया। वो बाहर आकर के मुझसे बोले आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आप बताइए किसको टिकट दे। तब मैंने कमलजीत, और कमलजीत जी के हस्बैंड भी वहाँ प्रेजेंट थे, मैंने कहा कमलजीत सहरावत जी को टिकट दे दिया जाए। फिर कमलजीत और मेरी भी लड़ाई कराने का काम राजेश गहलोत ने किया। वो कहता रहा कि जसबीर जी मुझे डायनासोर बोलता है। मैं बिल्कुल प्राउडली सेज कि मैं कहता था कि डायनासोर प्रजाति का प्राणी कोई नहीं रहा, इस डायनासोर को भी मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी वो खुंदक थी जब मेरा टिकट कटा। उस कमेंटमेंट में ये भी प्रेजेंट था वर्मा जी के साथ। उसके बावजूद मैंने इनका अमन जी साथ दिया और ये चुनाव भी जीते। अब मैं इसका साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। पार्टी चाहे कुछ भी करे, मैं अपने घर बैठना पसंद करूँगा। और मैं मटियाला गांव, जब डिलिमिटेशन हुआ था तो मैंने अपने गांव की सीट को मटियाला गांव के नाम से कराने का, कॉरपोरेशन की सीट भी मेरे गांव के नाम से है और मटियाला गांव के नाम से विधानसभा भी करवाने का डिलिमिटेशन में मैंने कार्य किया, और उसका श्रेय आज मिलने का है। तो अब कमलजीत जी सांसद बन चुकी है और हम विधानसभा का, अगर सोमेश शौकीन को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को जसबीर को देना होगा। और मैं एक मज़ेदार बात आपको और बताना चाहूँगा इसी के बीच में। हमारे परिवार में 1967 में जब मेरे फादर को टिकट दिया, तब भी भारतीय जनसंघ पार्टी की सरकार दिल्ली में, हिंदुस्तान में पहली बार बनी थी। और उसके बाद मेरे पिताजी की रिकमेंडेशन पे हमारे मामा जी के लड़के मास्टर रण सिंह डागर को टिकट दिया 93 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी कंटेसा में, नहीं कंटेसा गाड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी जी को राय सिन्हा रोड से लेकर आने वाला मैं जसबीर सिंह सोलंकी हूं। तो मेरे से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एक पीएसओ अटल जी हम लेकर के आए, तो अटल जी ने मुझसे रास्ते में पूछा आप क्या काम करते हो। भाई कंटेसा गाड़ी का रो भी उस टाइम अलग था। तो मैंने कहा जी मैं युवक कांग्रेस नजफगढ़ भारी दिल्ली का जिला अध्यक्ष हूँ। तो बोला फिर या? मैंने कहा जी मेरे मामा जी के लड़के को टिकट मिला है और हमारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुशील शर्मा जी को टिकट नहीं मिला, इसलिए हमने सभी यूथ ने डिसीजन किया हुआ है कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डलवाएंगे। और उसका परिणाम यह ये 56 सीट जीत करके दिल्ली में सत्ता में आए। तो इतना भी लक्की हूँ मैं। 2024 के चुनाव में करीबन हमें 85 दिन से ज़्यादा मिले प्रचार करने का। पहले कमलजीत जी ने कहा कि आप सारे गांव देखिए। हमने पहले गांव में एडवांस जाकर के वहाँ मीटिंगें की लोगों के साथ। भाई इस दिन कमलजीत सहरावत जी आएंगी। और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार दिए हैं, जमीन पर ठहरने वाले उम्मीदवार दिए हैं। मैं तो आपसे यहाँ इस मंच से एक निवेदन और भी करूंगा कि साथियों, आप हमारी विधानसभा में तो हमारा साथ देना कमलजीत जी का, लेकिन आपका कोई भी यारा प्यारा रिश्तेदार अगर 7 विधानसभाओं में है तो आपको 7 विधानसभाओं में कहना कि हम तो अब की बार कमलजीत सहरावत कमल के निशान पर वोट देके आए। करीबन 80-90 के करीब गाँव, उसमें शहरीकृत गाँव भी है,
ग्रामीण वैसे भी है, नजफगढ़ में भी हैं, उधर भी हैं, विकासपुरी में भी है, नवादा में, हर 10 विधानसभाओं में कोई ना कोई गांव लगता था। हमने वहाँ जाकर के कमलजीत जी जैसे ही भाषण देना शुरू करती थी, बढ़ा लिया था हमने डिसीजन, क्योंकि नेक्स्ट गांव में जाना है। हम वहाँ पहुँच जाते थे, वहाँ कमलजीत पहुँचती थी तो अगले गांव में पहुँच जाते थे। तो इस प्रकार का हमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपना चलाया। और आप सच मानेंगे, मेरे पास उस टाइम भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दायित्व नहीं था, क्योंकि प्रवेश वर्मा जी मेरे एंटी था और मैं इसीलिए लगा था कि प्रवेश वर्मा जी से ज़्यादा वोट लेके आना है, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। पूरी टीम सब खिलाफ थे, 38 मंडल अध्यक्ष थे, वो सारे के सारे खिलाफत कर रहे थे। लेकिन जनता और जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया। चुनाव प्रवेश जी भी जीतते, लेकिन इतनी वोटों से नहीं जीत पाते। मेरी कोई प्रवेश से लड़ाई नहीं है भाई, मेरा हक जो है, तेरे पिताजी ने कमेंटमेंट किया था तो उस उधार को कौन उतारेगा। तो मैंने काम किया। 2 तारीख को कमलजीत जी का नॉमिनेशन था। कमलजीत जी ने मुझे 3 तारीख से मादीपुर भेजने का काम किया, क्योंकि मेरे जाने से पहले वहाँ 0 था। मैंने किस प्रकार से पुराने कार्यकर्ताओं को, अपने कॉलेज के साथी, उनको साथ लेकर के उस चुनाव के रूप को संवारने का काम ऐसा किया कि मैंने, जो कोई नहीं पूछ रहा था, उन साथियों को निकाल के और चुनाव जिताने के मैं अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद जब दिल्ली के अंदर हमारी जैसे ही पार्टी का वो हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 पदों से नवाजा। एक तो मुझे उद्योग प्रकोष्ठ का सह संयोजक 12 लोगों को बनाया, उसमें सबसे पहले मेरा नाम है, और मेरी कार्यशैली, मेरे काम करने की उससे, और मैंने जो इंडस्ट्री की लड़ाई जो दिल्ली में लड़ी थी उसके बदल मुझे पारितोषिक के रूप में वो मिला। उसके 15 दिन बाद मुझे नजफगढ़ विधानसभा का संयोजक भी बनाया हुआ, और नजफगढ़ में काम 0 से शुरू करके मैं आज 45-55% पर लेकर आया हूँ, लेकिन धरातल पर। और जो 2-3 मंडल हैं, बहुत नालायक लोग हैं, प्यार से समझाता हूँ, काम करा रहा हूँ। मैंने कहा बेटे रो के करो या हंस के करो, काम करना पड़ेगा, नहीं तो पद छोड़ दीजिए। आपको भारतीय जनता पार्टी कहने नहीं आई थी कि आप ये पद लीजिए, हमारे पास बहुत अनेक कार्यकर्ता है और किसी साथी को जिम्मेवारी दे देंगे। उसके बाद अब वहाँ काम बड़े अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है, और मैं आपको दावा करता हूँ कि कमलजीत जी के उसमें, अगर कमलजीत जी मुझसे भी थोड़ा सा वो करके, क्योंकि मैं 10 विधानसभाओं में कार्य किया है, मैं ऐसे कैंडिडेट दे दूंगा जो हम 10 की 10 विधानसभा जीतने में सामर्थ्यवान है। भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता, और उसके साथ कमलजीत जी की मेहनत। जनसभाएं हमने जी 4 रखी, 4 जनसभाओं में, चारों के 4 में मैं गया। कमलजीत हमारी उन सभाओं में टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से गई 11 बजे, 11:30 बजे। तो दिल्ली है, दिल्ली में तो चुनाव आयोग 10 बजे के बाद फिल्में बनाने शुरू कर देता है, और वो उसमें भी जान पूछ के कमलजीत जी को लेट किया जाता था, क्योंकि जिला नहीं चाहता था, कुछ जिले के पदाधिकारी नहीं चाहते थे कि वहाँ टाइम पे पहुँच के कमलजीत जी एक अच्छी वक्ता है और बड़ी मेहनती है, डेडिकेशन के साथ काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी कार्यशैली, उनके काम करने की वजह से आज वो प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी है और प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और आगे उसमें दौड़ में जब निकलेंगे, जब 10 की 10 विधानसभा वो अपनी झोली में डालेगी, और उसमें तब निकलेंगे जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा, मजबूत कार्यकर्ताओं को देंगे, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। 40 से 42 सीट 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने की लालसा सभी के अंदर होती है, लेकिन आगे कौन बढ़ पाता है
वो डेडिकेशन के साथ काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेने की जिसके अंदर ताकत होगी वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं को काटना शुरू कर देगा तो वो आदमी कमज़ोर होता चला जाएगा, वो कहीं का भी नहीं रहता है उसके बाद। और आपने मेरे से एक क्वेश्चन इससे पहले किया था भी, आपने कितनी सभाएं की। मैंने 172 बूथ पे 150 बूथों पर 20, 15, 10 लोगों की मीटिंगें की हैं, और डोर टू डोर 9 किलोमीटर डेली करता था। 9 किलोमीटर सुबह, 9 किलोमीटर शाम को। वहाँ के कारपोरेटर सबसे बढ़िया कैलाश गंगवाल जी थे, उनकी पत्नी हमारे हर डोर टू डोर कार्यक्रम में हमारे साथ रही। मेरे को पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी नहीं थी कि पार्टी ने मुझे वहाँ प्रभारी बनाया, कुछ बनाया। मुझे भेजने का कार्य कमलजीत जी ने किया और उसको मैंने बेखूबी निभाया, और कमलजीत सहरावत जी से एक नए पैसे का दागदार नहीं हूँ। जो पैसा मैंने खर्च किया अपनी पॉकेट से खर्च किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वही खाना खा लेते थे, जहाँ जो चीज़ मिलती थी खाते थे खुशी से। और उसका परिणाम ये हुआ, जब आया रिजल्ट तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई कि भाई हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, मैं मादीपुर वार्ड में अगर 3-4 दिन मुझे और मिलते तो मैं 20 को क्रॉस करता। देखिए, हम आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो मेरे पास 3 बार आउटर दिल्ली का जिला अध्यक्ष का अनुभव, प्रदेश में 2 बार यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहने का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहने का अनुभव दिल्ली प्रदेश का, उसके बाद एनसीपी का स्टेट युवा का अध्यक्ष होने के नाते। आप मानेंगे, मैंने शरद पवार जी ने मुझसे कहा एक रैली करेंगे, तो मैंने शरद पवार जी से कहा जी ठीक है, तो कितनी गैदरिंग हो जाएगी? मैंने कहा जी 25 से 30 हज़ार। अमन कुमार जी, मेरे पास वीडियो हैं, फैक्ट, सच्चाई को झुठला नहीं सकता कोई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैंने 70 से 75 हज़ार आदमियों की गैदरिंग करके और ये बताया था। मीडिया ने 5 कॉलम की न्यूज़ लिखी थी। अब 1 साल नहीं हुआ ये पार्टी इतना सर्वाइव कर रही है, तो मैंने डोर टू डोर, भले ही 50 आदमी हम होते थे, हर विधानसभा में हम जन जागरण अभियान करके और एनसीपी के झंडे लेकर के निकल जाते थे। लोग देखते थे भाई ये कौन सी पार्टी आई। और मैं सच्चाई बताऊं, अगर मैं एनसीपी को नहीं छोड़ता, मैंने 134 में से 62 कैंडिडेट लड़ा के 4.5% वोट हासिल किया था जी एनसीपी घड़ी के निशान पे। एक निगम पार्षद, एक एमएलए जो आज के सांसद हैं। ये मेरी बॉयहुड फसल को काट करके राम बिदुड़ी जी भी एमएलए बने, और एमएलए बनने के बाद सांसद हैं। योगी जी, आपको मालूम होगा जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो डेथ में संस्कार में भी नहीं जा सके थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो बोले ये जो सारा उत्तर प्रदेश है इसमें बहुत सारे मेरे पिताजी समान हैं, मेरे वो भी परिवार के सदस्य हैं, और मैं एक योगी हूँ, मेरा घर से वो नहीं, समय मिलेगा जाऊँगा, पहले ये जितनी डेथें हो रही हैं, ये हो रहा है तो इसको भी तो संभालूँ। और उसने बेखूबी संभाला। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा प्रधानमंत्री ने कभी, आज 11वां साल है, दिवाली अपने घर पे ही नहीं मनाई। सैनिकों के बीच में कभी किसी बॉर्डर पे जाकर के, और वो करते हैं काम। तो ये भी तो उनका एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा त्याग है। और कहते हैं त्याग करे सो राज करे, तो वो त्याग करते दोनों। और योगी जी ने तो अब सिद्ध करके दिखा दिया है, 9 में से 7। अब योगी जी को कोई डेमोरलाइज करने की सोचे तो बड़ी मूर्खता होगी, चाहे मेरा पार्टी नेतृत्व हो। अब देख लिया आपने, फडणवीस जी 104 सीट लेने के बाद डिप्टी सीएम उन्होंने मना कर दिया था। और शायद आपको याद हो या ना हो, उन्होंने कहा था मैं समुंदर हूं, मेरे किनारे पे कोई मकान मत बना लेना, मैं एक दिन लौट कर फिर आऊँगा। और उन्होंने दिखा दिया 132 सीट जीत करके। और महायुति की सरकार हमारी किस प्रकार से बढ़िया से उन्होंने चलाई, किस प्रकार की नीतियाँ बनी। आज 70% शिवसेना का रिकॉर्ड है। असली शिवसेना तो तीर कमान है ना जी।
आपको याद होगा बाला साहब ने कहा था, अगर मुझे कांग्रेस की शरण में जाना पड़ेगा तो मैं दुकान बंद कर देना पसंद करूंगा। तो उसकी दुकान, बड़ा बेईमान आदमी उद्धव ठाकरे, जब हमारी इतनी बढ़िया थिंपिंग मेजोरिटी आई थी तो ये बात ही नहीं हुई थी। और उसी का परिणाम है अब की बार महाराष्ट्र की जनता ने हमें 132 सीट दी है अकेलों को, कि यार कोई जीत के इधर चला जाता, कोई जीत के इधर चला जाता। और शिंदे साहब, अजीत जी, शरद पवार जी के बाद अगर कोई एनसीपी का वाली वारिस होना चाहिए था तो वो शरद पवार जी का भतीजा अजीत पवार होना चाहिए था। इसी प्रकार शिंदे जी का कोई लड़ाई थोड़ी थी जी। शिंदे जी ने तो कहा भी अपने पिताजी के जो बात कहते थे, वीर सावरकर कांग्रेस गाली देती है, अंग्रेजों का पिट्ठू बताती है, और वीर सावरकर की भूमि ने बता दिया वो पिट्ठू नहीं थे, आप पिट्ठू हैं। तीनों 50 सीट भी नहीं लेकर आए मिलके, और नाना पटोले 251 वोट से जीता है। बोले हम सीएम हमारा बनने जा रहा है। अरे भाई अब देखो, सबसे ज़्यादा सीट आने की वजह से फडणवीस जी बहुत ही नम्र और बहुत ही विनम्र, आप उनसे मिलो तो इतना ऐसे ही मिलते हैं जैसे आपको महसूस होगा कि इस आदमी से तो मैं 10 से 15 बार मिल चुका हूँ। मैं तो राजनीति में शुद्धिकरण, साफ सुथरी राजनीति, ना भाई भतीजावाद की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति करने के उद्देश्य से और डेवलपमेंट के नाम से, कि भाई शीला दीक्षित जी रही हमारी पार्टी के खिलाफ थी, 15 साल वो डेवलपमेंट के नाम पर दिल्ली में राज करके गई है। इस चोर ने तो हमारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। बताइए, दारू के एक के साथ एक फ्री करके स्कैम्प नहीं था तो क्या था, सारी कैबिनेट जेल में जा चुकी है। और वो कहता है कट्टर ईमानदार, और मैं कहता हूं वो कट्टर बेईमान। पंजाब में आतंकवादी मूवमेंट फिर चालू होने लग गए, उनके साथ सबके साथ मिला हुआ है ये, और उसमें हमारे वोटों परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है जी। भले ही हमें सीट नहीं मिली तो ये कम्युनिस्टों से भी बेकार है, और झूठ में तो इसके मुकाबले, केजरीवाल के मुकाबले तो कोई है ही नहीं। आपने देखा होगा जब जेल से आया तो कह रहा था 20 सीटें आएंगी। हरियाणा में अब गया तो कहने लगा कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। 89 सीट पे जमानत जब्त करा के घर आके बैठ गया। उस झटके से ना अभी झारखंड में चुनाव लड़ा ना वहाँ चुनाव लड़ा, क्योंकि उसने जो फंड इकट्ठा कर रखा है और भ्रष्टाचार का पैसा वो दिल्ली में फूकेगा। अभी भी आप देखो 5-6 तो कांग्रेस से आए हैं, उनको टिकट सेल आउट कर दिए, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ में टिकट दे रहा है। उसको सिर्फ सत्ता कैसे मिले ये उद्देश्य है, और कैसे मज़े से लूटा जाए। मेरे अपने तो पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में, आप जब हरियाणा का चुनाव था तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे क्या होगा। मैंने कहा बरोबर की टक्कर है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और माँ सरस्वती की इतनी कृपा मेरे पे रहती है। मैंने कहा पहले से बेहतर रिजल्ट होगा, और पहले 47 आई, फिर 40 आई, और तीसरी बार 48 आई। देवेंद्र कादियान हमारी पार्टी का ही बागी था, 42,000 वोट से चुनाव जीत के आया है। सावित्री जिंदल जी, उनके बेटे को हमने लोकसभा चुनाव लड़ाया, वो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, निर्दलीय लड़ी, जीत के आई। अब हमारी पार्टी ने टिकट देना चाहिए था, लेकिन हम 48 से 50 अपने दम पर करके गए हैं। वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, और सैनी जी जैसा मुख्यमंत्री मैंने अपनी लाइफ में कोई देखा ही नहीं। वो 24 घंटे भाषण देता है तो हंसता रहता है, मिलते हैं तो हंसता रहता है। उससे विनम्र मुख्यमंत्री मैंने ना देखा और ना आगे देखने को मिलेगा कोई। जसवीर सिंह जी सोलंकी, गांव मटियाला, एक सामाजिक आदमी है, निडर आदमी है, बहादुर आदमी है, गरीबों का हिमायती है। समाज का कोई भी आदमी आता है, पंचायत की जरूरत पड़ती है तो पंचायत में भी जाता है। समाज में किसी समारोह में जरूरत पड़ती है, इसको बुलाया जाता है, बड़े प्यार से सम्मान के साथ जो नाता रहा अगले का सम्मान करता है। इसका व्यक्तित्व भूला नहीं जा सकता।
बहुत महान व्यक्तित्व का आदमी है। ये आदमी नहीं बल्कि इसको एक संस्था कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महान व्यक्तित्व का आदमी, जैसे कभी भी हमने कई बार देखा, मेरा 40 साल पुराना दोस्त, मैंने इनको देखा है कि कोई गरीब आदमी भी इनके पास रोटी का सहारा भी नहीं, उसको भी रोटी खिला के अब अपने घर से बाहर भेजता है। यह बड़ा सहारा देता। रात को मैंने कई बार देखा, मैं रुका हूँ इनके पास कोई भी आदमी यार रात को सहारा नहीं, रुकने का सहारा नहीं, रुकने की जगह नहीं, उसको ठहराते भी। जैसे हरियाणा का आदमी लंबे सफ़र करके आया है, इनको पता चल गया कि इस आदमी के पास ठहरने की जगह नहीं, ये अपने स्थान पर ठहराता है। ऐसे व्यक्तित्व के आदमी आज इस समाज में बहुत कम मिलते हैं। सामाजिक आदमी है, पंचायती आदमी है, किसान वर्ग का हिमायती है और देहात कल्चर का आदमी है, शहर में रहते हुए भी बहुत इंसानियत का आदमी। लंबी चौड़ी क्या बात करूं, 40 साल पुराना दोस्त। हमारे को एक बार डीटीसी में मैं एम्प्लॉय था, इन्होंने हमारे जो है ना आंदोलन का पता चल गया, इनको अपने आप भाईचारे में वहाँ पर गया, उस आंदोलन में गया और 16 दिन जेल में रह गया। ऐसे व्यक्ति तो आदमी आज कम मिलते हैं समाज में। भाई मेरे अपने विचार से तो ऐसे आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचना भी नहीं चाहिए, इनको तो टिकट अपने आप परोस के दे देनी चाहिए। ये महान व्यक्तित्व के आदमी हैं, इसमें सोच विचार की बात भी नहीं होनी चाहिए। जसबीर सोलंकी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। एक अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं और गरीब आदमियों की बहुत मदद करते हैं। इनकी अपनी वाटिका है, उसमें जैसे कोई गरीब आदमी का पैसे नहीं हो लड़की की शादी के लिए, तो ये फ्री में भी उनकी हेल्प करते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ भी ऐसे आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और पार्टी ने ऐसे ही इंसानों को टिकट देनी चाहिए कि जो समाज के लिए कार्य करते हैं, यानी कि अपने परिवार के लिए काम करते हैं। देखो जी, जसबीर सोलंकी दिल्ली से है और मैं संतराम राठी, मेरा गांव खरर है, जहां मेरे गांव के 3 नेता हुए हैं, पंडित चंद्रजी लाल, चांदराम, मेहर सिंह राठी। कि मैं 18 साल का था उस टाइम में नजफगढ़ चला गया और नजफगढ़ गया तो वहाँ पे NSUI की तरफ से कोई अभियान चल रहा था। वहाँ पे जसबीर सोलंकी मटियाला गांव से मैंने देखा, भाई वो कैंप लगा रहा है एडमिशन में, छात्रों के में बड़ी हल्का। नजफगढ़ में कैंप लगा दिए, वो द्वारका तो उस टाइम मेरे ख्याल में बना नहीं था, चालू हो गया था। और जगह जगह उत्तम नगर में, त्रिनगर में, उत्तम नगर में इधर लगा रहे। मैंने देखा भाई ये जसबीर सोलंकी कौन है? बोले जी मटियाला गांव का है, ये रामनारायण प्रधान का लड़का है। मेरे भी थोड़ी राजनीति की ललक थी, मैं यंग था, 18-19 साल 20 साल का होऊंगा। मैंने सोचा भाई इससे तो मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पर जो युवा छात्रों की उनकी मदद कर रहा था, मिलना चाहिए। मैं उनसे मिला मटियाला जाके, गांव में चला गया जी। मैं भी यंग था, वो भी यंग था, हमारी वहाँ बात चली। उसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते आगे चले राजनीति में। पहले भाई कांग्रेस में भी रहे, फिर भाई अब बीजेपी में 20 साल हो गए इनको। मैं भी बीजेपी में आ गया, 10 साल रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ हम भी आगे थे। ठीक है। और वहाँ का जो देखा, मटियाला जो हल्का था और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मटियाला के नाम से ही है, वहाँ एक 2 और भी आदमी थे, मैंने उनका भी काम धाम देखा। कॉलोनी में गया हूँ, फिर कई साल में वहीं रहा, तो मैंने उनका देखा। तो मैं सामाजिक तौर पर तो जिस तरह हमारा छोटू राम धर्मशाला है भादरगढ़, वहाँ भी उन्होंने पूरा हॉल रो दे के उस ज़माने में कम से कम 8 या 10 लाख रुपये का उन्होंने वहाँ बनवाया। जैसे किसानों के जाटगुस में प्रधान जी जो थे रामनारायण जी, जसबीर के पिताजी, वो भी सामाजिक तौर पे कमेरे वर्ग का, इसका वो बड़ा चाहते थे भाई कुछ करूँ। और 1967 में दीपक के चुनाव पे रामनारायण जो चौधरी साहब थे, जसबीर के पिताजी, उनने भी चुनाव लड़ा। अच्छा जी। उस टाइम भी बहुत बड़े नेता थे वे, लेकिन चलो उनको मौका नहीं मिला। अब क्या है, अब सामाजिक तौर पर जसबीर सोलंकी अपने हल्के में तो नहीं, हल्के से बाहर भी बहुत काम कर रहे हैं जी। जैसे 2-4 बसें भर कर महिलाओं को ले जाना, हरिद्वार ले जाना, फ्री में उनकी सेवा करना, भाई वहाँ पंडों को बांटना, वो भाई कई सालों से काम करने।
उनकी माता जी का नाम था शांति। शांति गार्डन के नाम से उनका फार्म हाउस है, वो में शादी वगैरह होती है जो मटियाला में। मैरिज पैलेस मटियाला में। वो जो भी आ जाए गरीब आदमी आता फ्री भी कर देती हैं, और जो जान पहचान के तो ज़्यादा आते हैं उनका करते हैं। वो भी एक सामाजिक ही काम है। एक हमारे पास वहाँ पर, मेरे पास नहीं, मैं तो इन्हीं के पास रहता था, मटियाला में एक बिहारी रहता था जो इनका एज ए सर्वेंट बिहारी में आ जाते हैं, रोटी पानी देना, हम चले जाते हमारी सेवा करना। उसकी यहाँ पे वो किसी तरह करंट लग गया, क्या हुआ, डेथ हो गई थी। जसबीर सोलंकी जी ने क्या किया, उसकी हो गई तो घरवाली को, बच्चों को भाई इतना दान दक्षिणा करा कि हमारा 10-15-20 साल पुराना नौकर है, उसको सब कुछ उसकी लड़की की शादी में उनमें इतने दान दिया कि पूछो ही मत। 3-4 लाख रुपये भाई ले जा भाई, ये हमारा घर का फैमिली मेंबर है जी, कोई नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मटियाला हल्के के जो कौन सी है मटियाला, उसके हर नेता को मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन में ही गुजरा है। जसबीर सोलंकी वो नेता है, जितने भी ये जो अफसर है ना, ISP में बुराई नहीं कर रहा, अच्छे अफसर होते, काम करते, प्रोजेक्ट बनाते, लेकिन उनको नहीं खींचा जाएगा, लेकिन लगान नहीं खींची जाएगी तो काम नहीं करेंगे। एक नेता ऐसा है जसबीर सोलंकी, जो इनकी नकेल पकड़ के रखेगा, काम खींच के लेगा, और ना कोई भी नहीं इससे ज़्यादा। ये जो बड़े बड़े नेता है ना, वो जसबीर सोलंकी से डरते हैं। बोली जिसकी सख्त होगी वो ईमानदार आदमी होगा, जिसकी बोली नरम होगी वो रुपये खागा, पब्लिक के खागा, कमीशन लेगा। जसबीर सोलंकी वो आदमी के कमीशन की जरूरत नहीं, अपने पैरों पे खड़ा है, अपना बतेरा उसने जो लिया है अपना जाए उसके पास, अपने घर का खर्चा लगे, दाल रोटी खाती नहीं। जो पैसा जो कमीशन नहीं लेगा वो क्यों रहेगा अफसरों से। और वो एक आदमी जसबीर सोलंकी सारे पैसे खाते को तो नाम गिना दूँ मैं, उस हल्के के आदमी का नाम गिना क्यों मैं नेता हो गई, ये यूँ खा रहा है, ये यूँ खा रहा है, ये यूँ खा रहा है। जसबीर सोलंकी बांटता है। अब कोरोना के टाइम कम से कम 20-30-50 लाख रुपए का माल बांटा है जसबीर सोलंकी ने कोरोना के टाइम। बताओ कौन से नेता ने बांटा है। मैं एक दिन शांति गार्डन में बैठा हुआ था, वहाँ पर जसबीर सोलंकी नहीं था, उसके भाई थे, भाई 4 भाइयों ने 5 भाई। तो वहाँ पर एक गरीब आदमी आया, मैं बोला बता भाई क्या बात। बोला जी यूँ बात है जी, बेटी की शादी है, मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, और मेरी ये भी देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं दूंगा। लेकिन मैंने यूँ सुना था जसबीर सोलंकी भाई कोई इस आदमी चला था उसकी मदद कर देता। मैं बोला जा भाई तेरा हो गया। बोले जा आप कौन। मैं संतरा मराठी, दोस्त है मेरा भाई 40-42। ठीक है भाई बोले तो थोड़े में कर दिया, छोड़ मैं कर दिया जा। मैंने इसको फ़ोन में लाया उनको नेताजी को, मैं भाई बात बहुत गरीब है। बोले तन्ने क्या करा, मैंने कह दिया हाँ भर ली भाई। बोले तन्ने भर ली, तू दोस्त के तो मेरे भाइयों से अच्छा क्यों है, भर ली भाई। 50,000 में उसको 200 आदमी का खाना भी दिया उसको, खाना और उनकी शादी करवा दी। सामाजिक तौर पर ये होती हैं बातें। मैं कहूँगा जी देखो मोदी जी ने, अमित शाह का क्या है, मोदी PM का ही हम बखान करेंगे। PM का दूसरे देशों में भाई नाम है, जाते हैं इंडिया का नाम है, अच्छे PM साहब। भाई हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं भाई, वो तो चाहे हम कोई सी पार्टी से बिलोंग करते, लेकिन भाई प्रधानमंत्री जो बन गया था वो हमारा है। एक बात मैं जरूर कहूँगा, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो दिल्ली का कोई हो, अगर जसबीर सोलंकी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने दिल्ली में, तो दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं बनी, बीजेपी गवर्नमेंट। अगर जसबीर सोलंकी जो टिकट दे देती बीजेपी, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई। अगर नहीं दिया, और बता दूं सच कहूँ, मेरा मैसेज भेजना PM साहब को भी, सबको भेजना जो हमारे इंचार्ज हैं दिल्ली के, कोई भी हो अध्यक्ष हैं, वो एक बहुत बड़ा योग्य आदमी भी है, योग कर रहा है 16-17 साल से,
नौजवान आदमी एक 16 साल 17 साल पहले जैसी बीबी गुजर गया, कोई भी नेता हुआ जो 2-2 ब्याह करवा रहा होगा। आज जसवीर सोलंकी एक त्याग तपस्या कर अपने बच्चों के लिए, जिसने शादी भी नहीं करी। नौजवान आदमी कोई सी पार्टी का हो, नेता 2-2 बीबियां सबके पास। आज एक त्याग है, एक तपस्या है। घर में बीबी नहीं हो, अकेला घर में पड़ा हो, क्या सोचेगा। आज वो नेता है जसवीर सोलंकी। अगर जो उसको टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, मेरा मैसेज पहुंचाना, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार के 5-4 सीट आऊंगे। अगर उसको टिकट देते हो, तपस्वी आदमी है, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी।